डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम नियो लिबरलिज्म कवर करेंगे, जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की एक कॉन्टेम्परेरी थियरी है, जो हमारे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस और यूपीएससी पीएसआईआर की थियरी में भी दी हुई है। वहां पर टॉपिक दिया हुआ है, वहां पर हमारा ये यूजफुल टॉपिक है। क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने लिबरलिज्म किया था। उसके अंदर लिबरलिज्म में फ्री ट्रेड की एडवोकेसी, देन कोऑपरेशन की बात, ये सब बातें लिबरलिज्म की थी। देन उसके बाद 1980s के आसपास नियो लिबरलिज्म आया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और नियो लिबरलिज्म क्यों आया? क्योंकि नियो रियलिज्म और एक सेकेंड, आई शुड राइट हियर, 1980s के मिड में नियो रियलिज्म एंड नियो लिबरलिज्म दो कॉन्टेम्परेरी थियरीज आई थी, क्योंकि सुधार की जरूरत थी उस टाइम पे दोनों थियरीज में। तो उनकी एक न्यू स्ट्रीम आई थी, नियो लिबरलिज्म एंड नियो रियलिज्म। तो उनके बीच में डिबेट होने लगी, तो नियो लिबरलिज्म वहां से एक थियरी बनने लगी, जिसके राइटर हम ड्यूसेच, देन कोहन, जोसेफ नाय, ये सभी राइटर नियो लिबरलिज्म के अंदर हम काउंट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? नियो लिबरलिज्म जनरली मीन्स नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। नॉर्मली जब हम नियो लिबरलिज्म की बात करते हैं तो वहां पे हम बात करते हैं नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, जहां पे इंस्टीट्यूशंस मायने रखते हैं। जो भी वर्ल्ड लेवल पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि यूएन, सार्क, आसियान, जो रीजनल इंस्टीट्यूशन है या ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, उनकी हम बात करते हैं नियो लिबरलिज्म में। इन पॉलिसी मेकिंग वर्ल्ड नॉर्मली हम एकेडमिक फील्ड में इंस्टीट्यूशनलिज्म की बात करते हैं। जब पॉलिसी मेकिंग की बात आती है, उसके अंदर हम बात करते हैं फ्री ट्रेड की, कि जहां पर पॉलिसी फ्री ट्रेड को, फॉरेन पॉलिसी फ्री ट्रेड को प्रमोट करे, ओपन मार्केट को प्रमोट करे, या फिर वेस्टर्न जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, डेमोक्रेसी की वैल्यू, लिबरलिज्म की वैल्यू, उन्हें प्रमोट करे, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करे। तो वहां पर नियो लिबरलिज्म हम कहते हैं कि नियो लिबरल पॉलिसी है, नियो लिबरल फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है। देन नियो लिबरलिज्म के बारे में अब हम पढ़ते हैं। नियो लिबरलिज्म के अंदर नॉर्मली हम चार आइडियाज को पढ़ते हैं, दैट इज कॉमर्शियल लिबरलिज्म, जो कि फ्री ट्रेड की एडवोकेसी करेगा, हम बाद में पढ़ेंगे। रिपब्लिकन, देन रिपब्लिकन सभी के नाम सजेस्ट कर रहे हैं, उसी के अंदर वही चीज होगी। सोशियोलॉजिकल, देन इंस्टीट्यूशनल, जिसे हम नियो इंस्टीट्यूशनल, नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म भी बोल देते हैं। और ये क्लासिफिकेशन, ये मतलब किसने बताया था कि चार टाइप से डील करता है नियो लिबरलिज्म? ये डेविड बाल्डविन जो थे, उनका जो दिया हुआ था क्लासिफिकेशन, हम उसको यहाँ पे रीड करेंगे। सबसे पहले है कॉमर्शियल लिबरलिज्म। तो कॉमर्शियल लिबरलिज्म एडवोकेट करता है फ्री ट्रेड को, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या फिर जो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है, जैसे वेस्टर्न मॉडल है, उसको एडवोकेट करता है। और इसके राइटर लाइक थॉमस फ्रीडमैन है, जो कि फ्री ट्रेड को एडवोकेट करते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्री मार्केट, इन सब चीजों को एडवोकेट करते हैं। और उनका ये मानना है कि अगर ये सारी चीजें होंगी, फ्री ट्रेड, प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्री मार्केट, तो इससे नेशंस रिच होंगे, वो रिचर होंगे, पहले से ज्यादा अमीर हो जाएंगे, मोर इनोवेटिव वर्ल्ड बनेगा, इनोवेशंस बढ़ेंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड में इनोवेशन, रिच, प्रोस्पेरिटी आएगी, उनका ये मानना है, ठीक है। देन है रिपब्लिकन लिबरलिज्म। रिपब्लिकन एज नेम सजेस्ट की जहां पर रिपब्लिक हो, जहां पे डेमोक्रेसी हो, लोकतंत्र हो, ठीक है। It advocated that the democratic states are respectful towards the rights of citizen. ये कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक स्टेट हैं वो ज्यादा, मतलब राइट्स के प्रति ज्यादा सजग हैं, वो राइट्स को रेस्पेक्ट करते हैं। जो स्टेट डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, वो सिटीजन्स के राइट्स को रेस्पेक्ट करते हैं, ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और वो वॉर नहीं करते, आपस में वो स्टेट वॉर नहीं करते, मतलब दो डेमोक्रेटिक स्टेट वॉर आपस में नहीं करते, जो कि हम मॉडर्न टाइम में डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी पढ़ते हैं, जो डोयल से हम एसोसिएट करते हैं, वो रिपब्लिकन लिबरलिज्म है, ठीक है, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। देन नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म।
सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की बात करेगा, ठीक है, जैसे कि नेम बताता है, इट अकाउंट फॉर द नोशन ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी की बात करता है, और प्रोसेस ऑफ इंटरडिपेंडेंस, ये बात करता है जैसे कि आजकल के टाइम में हम इतने इंटरडिपेंड हो गए हैं, मतलब लोग भी आपस में इतने इंटरडिपेंडेंट हो गए हैं, जैसे कि आज हमारी कंट्री से लोग कनाडा, यूएस से इतनी जगह माइग्रेंट कर रहे हैं, आपस में इतने इंटरडिपेंडेंट हो गए हैं स्टेट, वहां पर उनकी हाई कमीशंस हैं जहाँ पे वो अपने लोगों का ध्यान रखते हैं, वहां पे उनकी मतलब उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी सिक्योरिटी, उनके राइट्स अश्योर करते हैं, तो आपस में बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंस है। तो कम्युनिटी इतनी ज्यादा इंटरडिपेंडेंट हो गई है कि एक सिविल सोसाइटी जो बनती है, पॉपुलर कल्चर जिसके अंदर होता है, उसकी फॉर्मेशन हो चुकी है एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। आई थिंक समझ आ गया होगा, अगर कोई इश्यू है तो आप पूछ लेना। देन लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, जो कि मेन कोर मानी जाती है, कि मतलब लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म ही नियो लिबरलिज्म है, ठीक है, जो इसकी कोर मानी जाती है वो हम पढ़ते हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट है और सब तो माइनर है, जिसे हम नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म भी कह देते हैं, लिज्म, ठीक है, जिसके अंदर इंस्टीट्यूशन को एक इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है। वो कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन वर्क करता है मीडिएटर के रूप में, स्टेट्स के बीच में कैसे काम करता है, एक मीडिएटर, एक मध्यस्थता करवाने का काम करते हैं, ठीक है, आपस में कोऑपरेशन का काम करते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको पहले बताना भूल गई, ओके, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। देखो, नियो लिबरलिज्म है वो काफी चीजें नियो रियलिज्म या फिर रियलिज्म से अडॉप्ट कर लेता है। क्या चीजें वो हैं? वो कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम अनार्किक है, ठीक है, जैसे उससे पहले था लिबरलिज्म कहता था नहीं कोऑपरेटिव है, अनार्किक नहीं है, बट नियो लिबरलिज्म मानता है कि इंटरनेशनल सिस्टम अनार्किक है। इसका मतलब ये है कि वो मानते हैं कि कोई इंटरनेशनल गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, अनार्किक सिस्टम है, और वो ये भी मान लेते हैं कि यहाँ पे कंपटीशन है, बट वो कहते हैं कि कंपटीशन भी है बट कोऑपरेशन भी होगा, और कोऑपरेशन कहाँ होगा? जहां पर म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं, ठीक है, मतलब कि स्टेट आपस में, जब दो स्टेट के बीच में मतलब दो स्टेट एक पॉइंट पे एग्री कर रहे हैं कि हाँ इसमें हम दोनों का ही बेनिफिट है, तो वो म्यूचुअल बेनिफिट है, ठीक है। वो कहते हैं कि कंपटीशन के साथ में कोऑपरेशन भी है, और कहाँ कोऑपरेट करेंगे? जहां म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं स्टेट के, ठीक है। ये उन्होंने इंटरनेशनल रियलिज्म से अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है, नियो रियलिस्टिक ने। ओके, हम कहाँ पहुंच गए थे? इससे आगे मैं आपको बताती हूँ। नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म सीज इंस्टीट्यूशन एज मीडिएटर। वो कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन एक मीडिएटर है, एक मध्यस्थता का काम करते हैं बीच में, मतलब एक आपको चैनल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जहाँ पर स्टेट एक्टर्स मीडिएट करते हैं आपस में, अपने मतलब प्रायोरिटीज फिक्स करते हैं, आपस में म्यूचुअल बेनिफिट्स को देखते हैं, ठीक है, ये सब होता है। एंड द मीन्स टू अचीव कोऑपरेशन की और और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या है? मीन्स टू अचीव कोऑपरेशन। और क्या कोऑपरेशन की बात करते हैं, मतलब कि इंस्टीट्यूशन एक मीन्स की तरह काम करेगा जहां से हम कोऑपरेशन पा सकते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे जहां पे कोऑपरेशन इस्टेब्लिश हो सकता है, तो इंस्टीट्यूशन एक मीन्स की तरह काम है, एक साधन की तरह काम करेगा, ठीक है, in the international system. Then according to them, regime and institution help to govern competitive and anarchic system. वो उन, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने मान लिया था कि इंटरनेशनल सिस्टम कम्पिटेटिव है और अनार्किक है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो रिजीम है, इंटरनेशनल रिजीम्स एंड इंस्टीट्यूशंस है, वो हेल्प करेंगे गवर्न करने में, जो कम्पिटेटिव और अनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम है उसे गवर्न करने में, ठीक है, ताकि कोई स्टेट पावर एक दूसरे को ओवर पावर ना करे, लड़ाई ना हो, वॉर ना हो, ह्यूमन राइट की रेस्पेक्ट हो, तो रिजीम और इंस्टीट्यूशन उस चीज के लिए काम करेंगे, ठीक है। इट इनकरेजेस मल्टीलेटरलिज्म, और इंस्टीट्यूशन क्या इनकरेज करते हैं? मल्टीलेटरलिज्म, ठीक है, एंड कोऑपरेशन, आपस में स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन एज अ मीन्स ऑफ सिक्योरिंग द नेशनल इंटरेस्ट, कि जो मल्टीलेटरलिज्म और कोऑपरेशन है वो एक मीन्स होगा, एक साधन होगा, कोई भी स्टेट अपना नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर पाए, ठीक है। ये नहीं है कि कंपटीशन होगा, एक स्टेट अपनी पावर को बढ़ाता रहे, जैसे कि रियलिस्टिक कहते हैं, बट इनका मानना है कि मल्टीलेटरलिज्म एंड कोऑपरेशन एक टूल है, एक मीन्स है
सिक्योर, जिससे कि नेशन स्टेट अपने नेशन इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकता है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे। और इनमें पॉइंट मैंने बना दिए हैं कि किस किस बारे में बात करते हैं। लिबरल इंस्टीट्यूशनल ये टैग करते हैं, मतलब बात करते हैं ट्रांसनेशनलिज्म के बारे में। जब ट्रांसनेशनलिज्म मतलब एक नेशन से दूसरे नेशन आपस में कोऑपरेशन हो रहा है, वहां पे मूवमेंट हो रही है, माइग्रेशन हो रहा है, उस चीज की बात करते हैं। इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं। देन कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, ये बात करते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, मतलब कि इंटरडिपेंडेंस इतनी कॉम्प्लेक्स है कि मतलब उसे हम रिमूव नहीं कर सकते, वो एक नेसेसिटी बन चुकी है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की बात कौन करते हैं? कोहन और नाई, जोसेफ नाई, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के बीच में इन्होंने 4 पॉइंट्स दिए थे, मतलब जहां पर मतलब कैसे इंटरडिपेंडेंस इतनी कॉम्प्लेक्स है उसके बारे में। तो फर्स्ट इन्होंने कहा था इंक्रीजिंग लिंकेज बिटवीन स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर। ये कहते हैं कि स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर के बीच में इतना लिंकेज हो चुका है, इतने वो इंटरडिपेंडेंट हो चुके हैं कि एक ओनली स्टेट को मतलब ओनली स्टेट एक्ट करे ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नॉन स्टेट एक्टर्स का भी वहां पर रोल है। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन लो एंड हाई पॉलिटिक्स। इन्होंने इनका मानना है कि लो एंड हाई पॉलिटिक्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लो पॉलिटिक्स नॉर्मली हम एसोसिएट करते हैं जैसे ह्यूमन राइट इशू, देन आप एनवायरमेंट इशू लगा लो, ठीक है, जो कि अभी एक इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल स्टेज पे डिस्कस किए जाने लगे हैं, ठीक है। टेररिज्म, ये सब मतलब टेररिज्म को तो नहीं मानेंगे हम, आई एम नॉट श्योर, जो कि नॉर्मल इश्यूज है जिसमें हम स्टेट के इंटरेस्ट को मतलब स्टेट के इंटरेस्ट के आगे जिन्हें हम नेग्लेक्ट करते थे पहले, ठीक है, बट आज के टाइम में वो इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। और हाई पॉलिटिक्स इशू कौन से हैं? जो कि सीधे नेशन स्टेट के इंटरेस्ट से लिंक्ड हैं, नेशनल सिक्योरिटी से लिंक है, ठीक है, वो सारे हाई पॉलिटिक्स, जो कि रियलिज्म जिनके बारे में बात करता है। तो जो न्यू रियलिस्टिक हैं या फिर लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट हैं, जो थिंकर हैं, वो लो पॉलिटिक्स और हाई पॉलिटिक्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं बताते, ठीक है। वो कहते हैं कि दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही इक्वली मतलब डिस्कस किए जाएंगे, उनके ऊपर पॉलिसी वगैरह वगैरह कोऑपरेशन इक्वली होगा, ठीक है। ये नहीं है कि ओनली हाई पॉलिटिक्स की बात होगी, जो कि रियलिस्टिक करते हैं। देन द डिक्लाइन ऑफ मिलिट्री एज अ स्टेट क्राफ्ट। ये कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस कैसे ज्यादा हो गया है कि मिलिट्री जो एक टूल मानी जाती थी, जैसे स्टेट क्राफ्ट के अंदर जो कि रियलिस्ट मानते थे कि मिलिट्री एक टूल है स्टेट क्राफ्ट के लिए, मिलिट्री पावर को बढ़ाना, उसकी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करना, ठीक है, जो कि रियलिस्टिक मानते थे। ये कहते हैं कि उसका अब डिक्लाइन हो चुका है, अब नए नए इशू हैं, अब ग्लोबल इशू है, जैसे कि ह्यूमन राइट का इशू, एनवायरमेंटल इश्यूज, जो कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म चाहिए जिसको डिस्कस करने के लिए, ठीक है। ओनली स्टेट एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो कि ओनली एक स्टेट को ही मतलब इफेक्ट कर रही है, अब प्रॉब्लम्स भी ग्लोबल हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी पेंडेमिक हो सकता है, कोविड ले लो, एड्स, HIV, ठीक है, जो कि हर स्टेट को इफेक्ट करता है। ये नहीं है कि ओनली एक स्टेट पे ही वो अपना इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है मल्टीपल चैनल्स ऑफ इंटरेक्शन। वो कहते हैं कि अब जो है स्टेट एक्टर्स के पास में मल्टीपल चैनल्स हैं इंटरेक्शन करने के, अक्रॉस बाउंड्रीज जाने के, जैसे कि काफी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बन गई हैं, काफी नॉन स्टेट एक्टर हैं जो बीच में मीडिएटर का काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स बन चुके हैं, मल्टीपल चैनल्स हैं अब स्टेट्स के बीच में, इसलिए कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इनका ये मानना था, कोहन नाई इन्होंने बताया था कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का। देन नेक्स्ट है, ये बात करते हैं ग्लोबल गवर्नेंस की, कि गवर्नेंस ग्लोबल है, ये नहीं है कि एक स्टेट की, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो कोई भी रीजनल हो गया या फिर UN जो भी लॉ पास करता है, नॉर्मली क्या करते हैं स्टेट, उसे अपने जो लॉ सिस्टम है उसके अंदर इम्बेड करने की कोशिश करते हैं, उसे अपने लॉ जो भी सिस्टम है वहां का उसमें डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ग्लोबल गवर्नेंस की बात होती है। देन कोर अजम्पशंस ऑफ नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट। क्या अजम्पशंस जो कोर हैं, जो कि नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट थियरी के अंदर है, वो है स्टेट आर की एक्टर। वो मानते हैं कि स्टेट की एक्टर है, बट
ओनली सिग्निफिकेंट एक्टर नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे, उनका ये मानना है, ठीक है। और भी स्टेट मतलब और भी एक्टर हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो एमएनसीज हो, नॉन स्टेट एक्टर्स हो या टेररिस्ट ग्रुप्स हो। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो वहां पे अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ओनली स्टेट ऐसा नहीं है कि वो ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करे, स्टेट की एक्टर है, इनका ये मानना था, ठीक है। देन स्टेट सीक्स टू मैक्सिमाइज एब्सोल्यूट गेन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखना आप। स्टेट अपने जो एब्सोल्यूट गेन है उसे मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। अब देखो एब्सोल्यूट गेन क्या होता है, ए बी, ओके। एब्सोल्यूट गेन क्या होता है कि पहले आप इसके साथ में जो दूसरी टर्म है वो भी देख लो, रिलेटिव गेन, जिसके बारे में बात करते हैं रियलिस्ट। मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश में बोल देती हूँ ना, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मेंशन कर दिया करो, मैं कोशिश करूंगी आपको हिंदी में भी समझाऊं, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं लिबरलिस्ट, ठीक है, जो उदारवादी हैं, ये बात करते हैं यथार्थवादी, ठीक है। तो रिलेटिव गेन क्या होता है कि मतलब अगर दो स्टेट आपस में कोई भी ट्रीटी कर रहे हैं, कोऑपरेशन कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां पर एक स्टेट ये देखता है कि उसे कितना मिला, ठीक है। रिलेटिव गेन वो होता है कि मतलब उसे दूसरे के कंपेयर में कितना ज्यादा मिला, ठीक है, वहां पे स्टेट ये देखता है। तो रियलिज्म का मानना है कि स्टेट हमेशा रिलेटिव गेन को देखता है, ठीक है। बट लिबरलिस्ट है, उनका मानना है कि स्टेट एब्सोल्यूट गेन्स को देखता है। एब्सोल्यूट गेन मतलब होता है कि हर किसी को मिल रहा है बराबर बराबर, स्टेट ये देखता है, उनका ये मानना है, ठीक है, कि अगर तीन पार्टीज वहां पे एग्रीमेंट में हैं तो तीनों को बराबर मिल रहा है, उनका ये मानना है, ठीक है। लिबरलिज्म एब्सोल्यूट गेन की बात करता है, रियलिज्म रिलेटिव गेन की बात करता है, ये याद रखना। और दोनों कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को भी मानते हैं। नियो रियलिज्म एंड नियो लिबरलिज्म उनकी बात हो रही है, ठीक है। देन स्टेट कोऑपरेट वेयर देयर इज म्यूचुअल बेनिफिट। ये कहते हैं कि स्टेट वहां पे कोऑपरेट करेगा जहां म्यूचुअल बेनिफिट्स होंगे। म्यूचुअल बेनिफिट मतलब दोनों का बेनिफिट हो, ठीक है, जहां पर स्टेट्स को लगे हाँ ये चीज कॉमन है और यहाँ पर दोनों का बेनिफिट हो रहा है या फिर हर किसी का बेनिफिट हो रहा है, वो वहां पे कोऑपरेट करेगा। और जहां पर म्यूचुअल बेनिफिट नहीं है वहां पर कोऑपरेशन नहीं हो सकता, इनका ये मानना था, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी चीज इसमें रहती है जो आपको समझ नहीं आती, आप उस चीज को उस चीज पे हम डिस्कस कर सकते हैं। और नियो रियलिज्म काफी इश्यूज को भी डिस्कस करता है, जैसे कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, या मैंने आपको जो बताई दिए हैं, ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो कि ग्लोबल प्रॉब्लम है आजकल, जिन पे मतलब ग्लोबल एक्शन की नीड है, उन सभी चीजों की बात नियो लिबरल करते हैं। वो रिजीम की बात करते हैं। रिजीम मतलब एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन तो नहीं होते रिजीम होते हैं कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ लॉज जो कि स्टेट मानते हैं, ठीक है, बट वो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होते, रिजीम वो होते हैं, ठीक है। अब लिमिटेशन क्या है नियो लिबरलिज्म की, ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को इग्नोर करते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल कल्चर या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है जो कि उसकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी को बनाता है, उस चीज को इग्नोर करते हैं। पॉलिटिकल कल्चर क्या है किसी स्टेट का, उस चीज को इग्नोर करते हैं, ठीक है। आप काफी पॉइंट ऐड भी कर सकते हो, जब आप अपनी क्लास में पढ़ेंगे तो काफी पॉइंट वैसे भी ऐड कर लोगे इसमें जो नॉर्मली होते हैं, ठीक है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। नॉर्मल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने वो यहाँ पे मेंशन किए हैं। अगर कुछ आप ऐड करना चाहते हो तो कमेंट में आप ऐड कर दिया करो, ठीक है, मैं उसको अगली बार कंसिडर जरूर करूंगी, ठीक है। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। थैंक यू।